मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, भारतवासियों पर अनेक जुल्म किए, भारत को खूब लूटा और भारत पर 200 सालों तक राज किया। भारत में शक्तिशाली और धुरंधर राजाओं के रहते हुए भी अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। भारत को आज़ाद हुए 76 साल पूरे हुए और भारत ने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। यह आज़ादी 200 साल की गुलामी के बाद मिली थी। बहुत से लोगों को लगता है कि भारत 200 या 400 सालों तक गुलाम रहा, लेकिन यह सच नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ट्यूब फैक्ट की वीडियोस में आपका स्वागत है। भारत ने करीब 800 सालों तक गुलामी की बीड़ियों को सहा है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? भारत की गुलामी का मुख्य कारण यहाँ के राजाओं में एकता का बिल्कुल ना होना, हमेशा आपस में ही लड़ते रहना, और इसी का फायदा पहले मुगलों ने और फिर बाद में अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया और भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, और इसी भ्रष्टाचार का उपयोग भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और भारत पर राज किया। दोस्तों, अंग्रेज भारत आए, भारत को कैसे गुलाम बनाया, उससे पहले हम जानेंगे उस काल में भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता था। भारत पूरी दुनिया को बहुत कुछ देता था। यहाँ की औद्योगिक और व्यापारिक व्यवस्था बहुत विकसित थी, जिसके कारण दुनिया भर के कई देश भारत से व्यापार करना चाहते थे। साथियों, वो 16वीं सदी का आखिरी साल था जब दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दूसरी तरफ उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से उबर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल वहां तैयार होता था। इतिहासकार, आलोचक और पत्रकार बारी आलीग ने अपनी पुस्तक कंपनी की हुकूमत में लिखा है, दुनिया के प्रत्येक देश के व्यापारी भारत के साथ व्यापार करते थे। सभ्य लोगों के बीच ढाका और मुर्शिदाबाद के मलमल का उपयोग महानता और श्रेष्ठता का प्रमाण माना जाता था। यूरोप के सभी देशों में इन दोनों शहरों के मलमल और चिकन बहुत लोकप्रिय थे। भारत के अन्य उद्योगों की तुलना में कपड़ा उद्योग काफी बेहतर स्थिति में था। भारत से सूती और ऊनी कपड़े, शॉल, मलमल और कसीदाकारी का निर्यात किया जाता था। अहमदाबाद अपने रेशम और रेशम पर किए जाने वाले सोने चांदी के काम के लिए दुनिया भर में मशहूर था। 18वीं सदी में इंग्लैंड में इन कपड़ों की इतनी अधिक मांग थी कि सरकार को इन पर रोक लगाने के लिए भारी कर लगाना पड़ा था। कपड़ा बुनाई ही नहीं, इसके अलावा लोहे के काम में भी भारत काफी प्रगति कर चुका था। लोहे से बना सामान भी भारत से बाहर भेजा जाता था और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुल्तान में जहाजों के लिए लोहे का लंगर बनाया जाता था। बंगाल ने जहाज निर्माण में काफी प्रगति की थी। एक अंग्रेज ने बिल्कुल सही कहा, आम अंग्रेजों को समझाना मुश्किल है कि हमारे शासन से पहले भारतीय लोग काफी सुखद जीवन व्यतीत करते थे। व्यापारी और साहसी लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय व्यापारी बहुत ही आरामदायक जीवन जी रहे थे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सूरत और अहमदाबाद से जो उत्पाद निर्यात किया जाता था, उससे क्रमशः 13 लाख और 100 से 3 लाख रुपए की वार्षिक राजस्व की वसूली होती थी। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि उस समय में भी भारत कितना साधन संपन्न था। व्यापारिक स्थिति भी दुनिया में सुदृढ़ थी। इसके विपरीत ब्रिटेन में उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम की सत्ता थी। यूरोप की प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन से कहीं आगे निकल चुकी थी। व्यापारियों के रूप में ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाजों को लूटकर अपना काम चलाते थे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अंग्रेज पहली बार भारत कब आए और क्यों आए। तारीख थी 20 मई 1498। भारत का कालीकट बंदरगाह, जहां वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा, और इसी के साथ ही भारत के लिए यूरोप और पूर्वी देशों के बीच समुद्री मार्ग खुल गए और धीरे धीरे यूरोपीय देशों के लिए भारत एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। यहाँ पर मिलने वाले मसालों के व्यापार पर एकाधिकार की चाह बढ़ने लगी। इसी के साथ ही कई नौसैनिक युद्ध भी हुए। 16वीं सदी में जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ
व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाई, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। 24 अगस्त 1608 में भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेज आते हैं, जबकि हिंद महासागर में ब्रिटेन के व्यापारिक प्रतिद्वंदी डच और पुर्तगाली पहले से ही मौजूद थे। तब शायद ही किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि ये कंपनी अपने देश से 20 गुना बड़े दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक और उसकी लगभग 1/4 आबादी पर सीधे तौर पर राज करने वाली थी। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के बल पर भारत से अन्य यूरोपीय कंपनियों को बाहर निकाल दिया। विश्वविख्यात इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल के अनुसार अंग्रेजों को जल्द ही एहसास हो गया कि 40 लाख मुगलों की सेना के साथ वैसा युद्ध नहीं किया जा सकता जैसा कि उस समय यूरोप में हो रहा था। इसीलिए यहाँ उसे मुगल बादशाह जहांगीर की इजाज़त के साथ साथ सहयोग की भी जरूरत थी। कई साल की कोशिशों के बाद अंग्रेजों को सफलता मिली। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। सूरत में पहला कारखाना खोलने की इजाज़त मिली और शाही फरमान मिला। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में अपना दूसरे कारखाने के लिए विजयनगर साम्राज्य से भी शाही फरमान प्राप्त किया। कंपनी के व्यापारी मुगलों की रजामंदी से भारत से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदते, विदेशों में उन्हें महंगे दामों में बेचते और खूब मुनाफा कमाते। ब्रिटिश सेना के सशस्त्र बलों ने पहले भारत में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों को हराकर धीरे धीरे बंगाल के तटीय क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों पर हमला किया, लेकिन इस लड़ाई में अंग्रेज हार गए और मुगलों की जीत हुई। 1695 में ब्रितानी समुद्री डाकू हेनरी एवरी ने औरंगजेब के समुद्री जहाजों को लूट लिया। इस खजाने की कीमत लगभग 6 से 7 लाख ब्रिटिश पाउंड थी। इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल का कहना है कि ब्रितानी सैनिकों को मुगल सेना ने मक्खियों की तरह मारा। साथ ही साथ बंगाल में कंपनी के 5 कारखाने नष्ट कर दिए गए। सभी अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दिया गया। सूरत में कारखाना बंद कर दिया गया और बंबई में भी यही हाल किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को जंजीरों से जकड़कर शहरों में घुमाया गया और अपराधियों की तरह अपमानित भी किया गया। इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कंपनी के पास माफी मांगने और कारखानों को वापस पाने के लिए राजा के दरबार में भिखारियों की तरह हाजिर होने के अलावा कोई चारा नहीं था। ब्रिटिश सम्राट ने बादशाह से माफी मांगी। औरंगजेब ने 1690 में कंपनी को माफ किया, लेकिन साल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। कंपनी को तो मौके की तलाश थी। इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए लाखों की संख्या में स्थानीय लोगों को सेना में शामिल किया गया। अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बिल्कुल अस्त व्यस्त है और लोगों के बीच आपसी मतभेद हैं। इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने भारत पर शासन करने का विचार बनाया। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण युद्ध तकनीक में भी माहिर हो गए और एक के बाद एक पुरानी तकनीक वाले मुगलों, मराठों, सिखों और स्थानीय नवाबों की बड़ी सेनाओं को हराती चली गई। 1756 में नवाब सिराजुद्दौला भारत के सबसे धनी शासक थे। मुगल शासन के राजस्व का 50% इसी राज्य से आता था। इस समय बंगाल न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में कपड़ा और जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ के लोग रेशम, सूती कपड़े, पोटेशियम नाइट्रेट, इस्पात और कुर्सी तथा औद्योगिक साधनों का निर्यात करके अच्छी कमाई करते थे। इसी कारण कंपनी ने कलकत्ता में अपने किलों का विस्तार बढ़ाना शुरू किया, अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। नवाब ने कंपनी को क्षेत्र का विस्तार न करने की संदेशा दिया। इस पर अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी। तब नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया और ब्रिटिश किलों पर कब्जा कर लिया। इस पर अंग्रेजों ने नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया और 23 जून 1757 को प्लासी में कंपनी और नवाब की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। यहाँ तोपों की अधिकता और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों की जीत होती है और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर जाफर को भले ही नवाब बनाया गया, लेकिन था तो वह अंग्रेजों की कठपुतली ही। अंग्रेज अब तो मीर जाफर से भी माल गुजारी वसूलने लगे। जब खजाना खाली हो गया तो मीर जाफर ने कंपनी से पीछा छुड़ाने के लिए डच सेना की मदद ली। 1759 में और 1764 में
विजय के बाद कंपनी ने बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने वित्त और राजस्व की प्रणाली की सहायता से भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। इसी के साथ भारत कंपनी के शासन के अधीन आ गया। जब कभी भी भारत के राजाओं में आपसी विवाद होता था तब अंग्रेज स्थानीय राजाओं को अपनी सेना किराए पर देती थी, लेकिन इन सैन्य खर्चों का बोझ इतना ज़्यादा होता था कि वे जल्द ही कंगाल हो जाते और उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ती थी। इस तरह से राजाओं को आपस में लड़ाकर अंग्रेजों ने अपना विस्तार किया। 1813 में ब्रिटेन के सदन ने थॉमस मुनरो से पूछा, जिनको 1820 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था, कि औद्योगिक क्रांति के बाद भी ब्रिटेन के बने कपड़े भारत में क्यों नहीं बिक रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय कपड़े कहीं अधिक गुणवत्ता वाले हैं। और फिर उन्होंने ब्रिटेन में बने कपड़ों को लोकप्रिय बनाने के लिए सदियों पुराने स्थानीय कपड़ा उद्योग को ही नष्ट कर दिया और ब्रिटेन का निर्यात जो 1815 में 25 लाख पाउंड था वह 1822 में बढ़कर 48 लाख पाउंड हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक निदेशक हेनरी जॉर्ज टकर ने 1823 में लिखा कि भारत को एक औद्योगिक देश की जगह एक कृषक देश में बदल दिया गया ताकि ब्रिटेन में निर्मित सामान भारत में बेचा जा सके। कंपनी ने सड़कें बनाई, पुल बनाए, सराय बनाया, रेल चलाई, लेकिन इसका असली उद्देश्य कपास, रेशम, अफीम, चीनी और मसालों के व्यापार को बढ़ावा देना था। विलियम डेल रिम्पल ने अपनी किताब द अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी में लिखा है कि ये इतिहास का एक अनूठा उदाहरण है जिसमें 18वीं शताब्दी के मध्य में एक निजी कंपनी ने अपनी थल सेना और नौसेना की मदद से 20 करोड़ की आबादी वाले एक देश को गुलाम बना दिया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कंपनी ने हजारों लोगों को बाजारों में और सड़कों पर लटका कर मार डाला और बहुत से लोगों को कुचल डाला गया। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर शासन की बागडोर सीधे तौर पर अपने हाथों में ले ली। कंपनी की सेना को ब्रिटिश सेना में मिला दिया गया, कंपनी की सेना को समाप्त कर दिया। लॉर्ड मैकाले के अनुसार कंपनी शुरू से ही व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी भागीदारी रखती थी, इसीलिए यह 1874 तक बनी रही। ब्रितानी के अखबार में लिखा गया कि इस कंपनी ने मानव जाति के इतिहास में ऐसा काम किया है जैसा किसी और कंपनी ने नहीं किया और आने वाले सालों में कोई ऐसा करे इसकी संभावना भी नहीं है। कंपनी पर अधिकार करने के बाद भारत अब ब्रिटेन की महारानी के शासन के अधीन था। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।